हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि अपनी 3 क्लासेस हो चुकी है पहले, और अपनी ये नेक्स्ट क्लास है, ये 4th क्लास है। शायद इसके बाद एक क्लास और होगी, उसमें आपका जो अपन प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट ये कोर्स पढ़ रहे हैं, जो कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम का है। तो इसमें अपनी ये 4th क्लास है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। Soil is a natural, finite resource base which sustains life on Earth. It is a three-phase dynamic system that performs many functions and ecosystem services. यानी कि मेनली आपने जैसे फंडामेंटल कोर्स पढ़ा था, तो उसमें सॉइल की परिभाषा पढ़ी थी कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। ये एक मीडियम के रूप में प्लांट्स को मीडियम अवेलेबल कराती है, जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, सीडिंग करते हैं। अपना टॉपिक है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। ये अपन देख सकते हैं, जैसे यहाँ इकोसिस्टम में किस प्रकार फाइव यानी कि इम्पोर्टेंट होता है। देखिए जैसे ये है कंपोजिशन पढ़ा होगा आपने, अपने सोल का कंपोजिशन आपने पिछले कोर्स में पढ़ा होगा, जिसके अंदर 50% तो होता है सॉलिड और 50% होता है पोरोसिटी। तो देखो 50% में ये 45% तो होता है मिनरल्स होते हैं, और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, और 25% गैसेज होती है, सॉइल वाटर, सॉइल गैसेज, और सॉइल एयर, और सॉइल वाटर के रूप में, लिक्विड के रूप में सॉइल वाटर होता है, जो 25% होता है। अभी आ गया अपना ये टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक्स प्रॉब्लम सॉइल्स क्या होती है। पहली बात तो ऐसी कोई भी मिट्टी या ऐसी कोई भी सॉइल्स जिसके जो प्लांट्स के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट डालती है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट डालती है, उसकी ग्रोथ को रिटार्डेंट करती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है, कम करती है, वो सभी प्रॉब्लम सॉइल में आएगी। अब वो कोई जरूरी नहीं है सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल ही प्रॉब्लम सॉइल है, उसके अलावा भी सॉइल प्रॉब्लम सॉइल होती है, जैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम सॉइल हो गई, केमिकल प्रॉब्लम सॉइल हो गई, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉइल हो गई, और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम सॉइल हो गई। अब फिजिकल में क्या आती है, पीटी सॉइल आ गई, मार्सी सॉइल आ गई, हाई परमेबल सॉइल, लो परमेबल सॉइल, हार्ड क्रस्ट का फॉर्मेशन होना, ये सभी फिजिकल प्रॉब्लम सॉइल में आएगी। इसके अलावा केमिकल प्रॉब्लम सॉइल में आएगी, साल्ट अफेक्टेड सॉइल आ गई, एसिड सॉइल आ गई, एसिड सल्फेट सॉइल आ गई, कैलकेरियस सॉइल आ गई। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉइल में जिनमें माइक्रोऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो, ठीक है। दूसरी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, जिनमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो या टॉक्सिसिटी हो। अब सोइल विद फिजिकल प्रॉब्लम्स, स्लो परमिएबल सोइल्स या इम्परमिएबल सोइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, फर्स्ट आ गया अपने पास। अब इसमें देखो, इन तमिलनाडु द एरिया अंडर स्लो परमिएबल सोइल इज अराउंड दिस स्लो परमिएबल सोइल्स इज मेनली ड्यू टू, ये अपने काम करनी है। स्लो परमिएबल सोइल इज मेनली ड्यू टू वेरी हाई क्ले कंटेंट, इनफिल्ट्रेशन रेट इज लेस देन 6 सेमी पर डे। अब अपन देख सकते हैं, इसका मतलब ही समझ लो पहले आपके, कि स्लो परमिएबल मतलब जिनमें परमिएबिलिटी यानी कि वाटर का जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल कम हो, वाटर नीचे जा ही नहीं पाता हो। ये किस में होगा, जिनमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा। अपन ब्लैक सोइल होती है, उन्हें मेनली पाया जाता है कि ब्लैक सोइल के अंदर क्या होता है, एक बार पानी भर गया खेत के अंदर, नीचे वाले खेतों में, तो वो पानी 15-20 दिन, महीनों तक उसमें भरा हुआ रहता है। अब इस कंडीशन में इसका, अब जैसे अपन देखते हैं कि पानी तो लाभदायक, ऐसा होना चाहिए कि पानी है तो मतलब फसल अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रूट्स को भी एयर की आवश्यकता होती है, उन्हें भी O2 चाहिए होती है, ठीक है, उन्हें भी ऑक्सीजन CO2 चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं, रूट्स में एयरेशन होने के लिए, अब जब पोर्स होते हैं सॉइल में, मेनली माइक्रो और मैक्रो पोर्स पाए जाते हैं। अब आप बताओ, जब पोर्स के अंदर कंप्लीटली अगर वाटर फिल हो जाएगा, तो फिर उसमें सॉइल एयर कहाँ जाएगी, एयर का एक्सचेंज कैसे होगा, अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। इसलिए ये हार्मफुल होती है अपने लिए। और अगर जैसे इनफिल्ट्रेशन रेट अगर 6 सेमी पर डे से अगर कम हो, अगर इनफिल्ट्रेशन रेट 6 सेमी पर डे से अगर कम हो, ये रहने देना आप, अगर इनफिल्ट्रेशन रेट अगर 6 सेमी पर डे से कम हो, सो मोर रन ऑफ विच इवेंचुअली लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड न्यूट्रिएंट रिमूवल। और अगर बहुत ज़्यादा रन ऑफ हो रहा हो तो उससे भी अपने हार्मफुल है, क्योंकि रन ऑफ ज़्यादा होगा तो इरोजन होगा और न्यूट्रिएंट रिमूवल होगा। Since the
कैपिलरी पोरोसिटी इज हाई, लीड्स टू इम्पेडेड ड्रेनेज, पुअर एरेशन एंड रिड्यूस्ड कंडीशन। ये देखो पुअर एरेशन मतलब एरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा सोइल के अंदर। रेमेडियल मेजर्स यानी अपन इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं। पहला है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक्स नेमली FIM, कंपोस्टेड, कोर पित्ते, प्रेस मड एंड एट 12.5 टन पर हेक्टेयर। आप जैसे FIM या ये जैसे FIM हो गया, कंपोस्ट हो गया, प्रेस मड हो गया, इनको अगर 12.5 टन पर हेक्टेयर क्या रेट से अगर अपन सॉइल में मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सुधरेगी, उसमें पोरोसिटी इंक्रीज होगी। अगर पोरोसिटी इंक्रीज होगी तो अपने आप ही ड्रेनेज सही हो जाएगा और इससे अपनी जो लो परमेबल सॉइल वो ठीक हो सकती है, अपन क्रॉप ग्रो कर पाएंगे। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ रिजेज एंड फर्रो। इसमें क्या होगा, जैसे कि रिजेज अगर फर्रो का अपन निर्माण करेंगे तो जो फर्रो होती है, फर्रो का मतलब होता है गड्ढे वाला भाग, रिजेज का मतलब होता है उठी हुई जो अपने मेड है या जो भी अपने बेड बनाया उसका उठा हुआ भाग रिजेज होगा, और फर्रो होगा बीच वाली गली। तो इसमें क्या होगा, अगर ये इसका फॉर्मेशन करेंगे अपन फर्रो के ऊपर अगर सोइंग कर लेंगे, अगर परमेबिलिटी कम है तो क्या होगा, ऊपर की तरफ पानी कम रहेगा, उसमें वो पानी बीच में आके इकट्ठा हो जाएगा और क्रॉप थोड़ी आराम से ग्रो हो सकती है। For rainfed crops, ridges are formed along the slopes to provide adequate aeration to the root zone. Formation of broad bed. ब्रॉड बेड होता है जिसमें क्या होता है, लग 1.105 सेमी का तो बेड बनाया जाता है, जो कि 15 सेमी हाइट में होता है नॉर्मल सॉइल से। 15 सेमी उठा के ये 105 सेमी चौड़ाई वाला बेड बनाया जाता है, और उसके बीच में 45 सेमी की फर्रो छोड़ी जाती है बीच के अंदर। अब इसमें क्या होगा, बीच में पानी छोड़ देंगे, अगर पानी से बीच में भर जाएगा तो क्रॉप को नुकसान कम होगा। चौथा है प्रोवाइडिंग ओपन एंड सबसरफेस ड्रेनेज। आपको बताया ड्रेनेज अगर होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सैंड, रेड सॉइल एप्लीकेशन टू चेंज द टेक्सचर, कंटूर एंड कंपार्टमेंटल बंडिंग टू इंक्रीज द इनफिल्ट्रेशन। कंटूर फॉर्मेशन करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ सॉइल कंडीशनर लाइक वर्मिकुलाइट टू रिड्यूस रनऑफ एंड इरोजन। दूसरा क्या, सॉइल सरफेस क्रस्टिंग। इसमें क्या है कि सॉइल के ऊपर क्या होता है, एक हार्ड क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे क्ले सॉइल में क्या होता है कि बारिश आई, बारिश आने के बाद जैसे ही बारिश तो रुक गई, रुकने के बाद क्या होगा, वाटर इवपोर्ट होगा। अब ऊपर जो क्ले सॉइल वो हार्ड क्रस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। इससे क्या होगा, अंदर एयरेशन रुक जाता है। रूट मान लो सोइंग की है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा सीड, इसलिए ब्लाइंड होइंग की जाती है शुगर कैन में, ताकि उसका जर्मिनेशन अच्छे से हो सके। इम्पैक्ट ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज क्रस्टिंग का क्या क्या, प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड रिटार्डेंट रूट ग्रोथ, जो अभी मैंने आपको बताया। रिजल्ट इन पुअर इन्फिल्ट्रेशन एंड एसिलेटेड सरफेस रनऑफ ज़्यादा होगा तो इरोजन होगा तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। क्रिएट्स पुअर एरेशन इन द राइजोस्पोर में एरेशन कमजोर हो जाएगा। अफेक्ट नोडुल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स क्रॉप्स। अब इसके बचाव के उपाय क्या क्या, रेमेडियल मेजर्स। व्हेन द सॉइल इज एट ऑप्टिमम मॉइस्चर रेजिमे प्लाइंग इज टू बी डन। लाइम और जिप्सम 2 टन पर हेक्टर यूज किया जाता है इसके अंदर। फार्मयार्ड मैन्यूर वो सेम वही FIM कंपोस्ट 12.5 टन पर हेक्टर। स्क्रैपिंग द सरफेस सॉइल, यानी स्क्रैपिंग करना है हेरो की सहायता से, उसके ऊपर की परत को हटा देना चाहिए। बोल्ड ग्रेन सीड में बी यूज फॉर सोइंग ऑन द क्रस्टेड सॉइल, जो जिन सीड की साइज ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें वो तो फ्रेश से बाहर निकल पाएगा। अगर स्मॉल सीड होगा तो उसका वो इतना मजबूत नहीं होता रेडिकल प्लूमूल ताकि वो बाहर निकल पाए। मोर नंबर ऑफ सीड्स पर हिल अडोप्टेड। स्प्रिंकलिंग वाटर एट पीरियडिकल इंटरवल। स्प्रिंकलिंग यानी स्प्रिंकल तो अगर आप इरीगेशन करेंगे तो क्या, जो अगर कुछ टाइम बाद अपन इरीगेशन करते हैं क्या, उसकी जो हार्ड क्रस्ट है वो थोड़ी सॉफ्ट होती जाएगी, यानी बिल्कुल थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इससे क्या जर्मिनेशन हो पाएगा सीड्स का। रेस्टेंट क्रॉप लाइक काउपी कैन बी ग्रोन। अब आ गया सब सोइल हार्ड। पहला क्रस्ट हार्ड पान, सब सोइल हार्ड पान, अकरेंस एंड कोजेज। सब सोइल हार्ड पान इज कॉमनली फाउंड इन रेड सोइल्स, यानी मेनली किसमें, रेड सोइल्स में पाई जाती है। रेड सोइल थो दिस सोइल इज
fertile crops cannot absorb nutrients from the soil, which leads to reduction in crop yields. ये छोड़ो, तमिलनाडु में छोड़ दो। मतलब जैसे कि आप देखो, अगर नीचे हार्ड पान का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अपन लीचिंग के द्वारा, अगर मान लो 60 अफेक्टेड सोइल है, उसे लीचिंग के द्वारा सैलाइन को 60 को नीचे ले जाना है तो वो भी नहीं जा पाएंगे। अगर मान लो फ्रूट्स क्रॉप ग्रो कर रखी है तो उनकी रूट जैसे 2 मीटर से लेस देन वो भी ज़्यादा गहराई में जाती है, तो फिर अगर उनकी रूट को जाने के लिए पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा सोइल में, अच्छे से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे न्यूट्रिएंट्स, वाटर वगैरह। इम्पैक्ट ऑन सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। द सब सोइल हार्ड पान इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बल्क डेंसिटी, यानी इसकी बल्क डेंसिटी 1.8 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक होगी, विच इज टर्न लोअर्स इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, अवेलेबल वाटर एंड मूवमेंट ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स विद इट कंटामिनेटेड इफेक्ट कॉन्कोमिटेंट इफेक्ट ऑन द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, यानी कि एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा क्रॉप की यील्ड के ऊपर इसके कारण। चिजेलिंग टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द सब सोइलिंग हार्ड पान। चिजेलिंग का मतलब होता है एक चिजेल प्लाऊ होता है जिसके जो सब सरफे टॉप सोइल को मिनिमम डिस्टेंस करता है और नीचे की सब सोइल की प्लाविंग करता है। उसके कारण क्या होगा, हार्ड पान को अपन आराम से तोड़ पाएंगे और सोइल की कंडीशन सही हो जाएगी। द फील्ड इज टू बी प्लाउड विथ चिजेल प्लाउ ए ट्रैक्टर ड्राउन हैवी iron plow at 15 semi interval in both the directions. Chiseling helps to break the hard pan in the subsoil. Beside it plows up to 45 semi depth. Farmyard manure or press mud or composted coir pit at 12.5 ton per hectare, जो सेम इसमें वही का वही आ जाएगा। The field should be plowed with country plow twice for incorporating the added manures. The broken hard pan and incorporation of manures make the soil to conserve more moisture. अब क्या होगा इससे, मान लो नीचे की सोइल सब सोइल हार्ड पान बन गई, उसमें हार्ड लेयर बन चुकी है, अगर अपन उसे तोड़ देंगे तो सोइल में एरेशन अच्छा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट्स की। अब आता है नेक्स्ट, शैलो सोइल्स, occurrence and causes. Shallow soils are formed due to the presence of parent rocks immediately below the soil surface. ये क्या होगा, 15 to 20 सेमी के नीचे क्या होगा, रॉक्स, पेरेंट रॉक्स के कारण क्या होगा, वो उसका प्रेजेंस के कारण क्या होगा, एक shallow soils are formed due to the presence of parent rocks immediately below the surface soil surface की पेरेंट मटेरियल होगा, उसके कारण क्या होगा, पेरेंट जो अपनी जो पेरेंट रॉक्स है उसके इकट्ठे होने के कारण वहाँ क्या होगा, सोइल्स का शैलो सोइल्स का फॉर्मेशन होगा। इम्पैक्ट, द शैलो सोइल्स रेस्ट्रिक्ट रूट्स elongation एंड स्प्रेडिंग ड्यू टू शैलोनेस, लेस वॉल्यूम ऑफ सोइल इज अवेलेबल एक्सेस टू सोइल न्यूट्रिएंट्स। अब मान लो शैलो सोइल का फॉर्मेशन का मतलब कि जो ऊपर की सोइल है वो कम हो जाएगी, बहुत कम उसकी डेप्थ रह पाएगी। अब उसमें डेप्थ कम रहेगी तो ये बेसिकली ये जरूरी है, यही है कि जनरली क्या भाई, अगर डेप्थ कम है तो मतलब रूट के लिए पेनिट्रेशन के लिए जगह, रूट के लिए जगह कम होगी। अब रूट के लिए जगह कम होगी तो उसमें न्यूट्रिएंट भी कम मिल पाएंगे, वाटर भी वहाँ कम ही हो पाएगा होल्ड, तो प्लांट्स के अच्छे से रूट प्लांट्स को न्यूट्रिएंट एंड वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ग्रोइंग शैलो रूटेड क्रॉप्स, ये इसके लिए मैनेजमेंट हो गया। फ्रिक्वेंट रिन्यूअल और सॉइल फर्टिलिटी, ग्रोइंग क्रॉप्स दैट कैन विथस्टैंड शैलोनेस, यानी जो शैलोनेस के साथ रह सकते हैं उन क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। हाईली परमिएबल सोइल, अभी आ गया पांचवा अपना, हाईली परमिएबल सोइल। Occurrence and causes. Sandy soil containing more than 70% sand fractions occur in coastal areas, river delta and in the desert belts. इनमें क्या होगा, इन सोइल्स में क्या होता है, पानी रुक ही नहीं पाता, बहुत ज़्यादा परमेबल होती है सोइल्स। Such soils occur in Coimbatore, Trichy, Kanyampur, ये छोड़ो, a total area of छोड़ो, impact देखो अब। Excessive permeability of the sandy soil result in poor water retention capacity, मतलब वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। वेरी हाई हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, आप इरिगेशन वाटर दिए वो कुछ टाइम के लिए रहा, फिर वो चला गया, फिर क्रॉप में वही वापस इरिगेशन देना पड़ेगा आपको, जिससे बार इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी और क्रॉप को अच्छे से पानी मिल भी नहीं पाएगा।
The aggregates are weakly formed, the non-capillary pores dominating with very poor soil structure. So whatever the nutrients and water added to these soils are not utilized by the crops and subjected to loss of nutrients and water. In addition, it is not providing encourage to the crop grown. अब इसके मैनेजमेंट क्या क्या है? द सोइल शुड बी प्लाउड यूनिफॉर्मली, यानी सोइल को यूनिफॉर्मली का मतलब बराबर इक्वल रूप से आपको प्लाउ करना है अच्छे से. प्लाउ का मतलब प्लाउ के द्वारा अच्छे से गर्मियों में या जिस टाइम आप कर रहे हो 24 hours after a good rainfall or irrigation, the soil should be rolled 10 times with 400 kg stone roller of 1 meter long or an empty tar drum filled with 400 kg sand at optimum moisture. अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्पैक्शन बढ़ा रहे हैं. इसका मतलब आप क्या करोगे, 400 किलो एक बड़े रोलर को ट्रैक्टर के बांध के उसे खींचोगे 10 बार सॉइल के ऊपर, उससे क्या होगा, कॉम्पैक्शन बढ़ेगा. वेट अगर सोइल के ऊपर गिरेगा तो सोइल जो बीच में जो जगह है वो कम होगी और कॉम्पैक्शन बढ़ जाएगा. सोइल यानी कि उसमें जगह कम रहेगी, पोर्स की जो जगह है वो बढ़ जाएगी. फिर इससे इनफिल्ट्रेशन या जो परमेबिलिटी हाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लो हो जाएगी. देन शैलो प्लाविंग should be given and crops can be raised. Application of clay soil up to a level of 100 ton per hectare. इसमें क्ले सोइल का यूज करेंगे ताकि परमेबिलिटी थोड़ी कम हो. इसमें हाई परमेबिलिटी है ना, एक अपने लो परमेबिलिटी उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है पहले से, तो इसके कारण उसमें बहुत कम परमेबिलिटी होती है. पानी यानी ऊपर बढ़ जाता है, रन ऑफ ज़्यादा होता है, जिससे इरोजन ज़्यादा हो रहा था. Application of organic materials like farmyard manure, compost, pressed mud, sugar factory slurry, composted coir with swage sludge etc. Providing aspen seed वगैरह, polythene वगैरह seed अपने provide करा सकते हैं. Crop rotation with green manure crops like sun hemp, sesbania, decha ये अभी यूज कर सकते हैं. Frequent irrigation, low quantity of water, frequent split application of fertilizer and shallow release fertilizer like इसमें यूज नीम कोटेड यूरिया. अब आता है हेवी क्ले सोइल. ये सोइल्स में क्या होगा, आप ऐसे इनमें थोड़ा ध्यान रखना. हेवी क्ले सोइल में क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण क्या होगा, लो परमेबल सोइल हो सकती है, पानी उसमें ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा, और वो हैवी सोइल होगी, उसमें टिलेज प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आएगी. हैवी सोइल हैव वेरी हार्ड कंसिस्टेंट वीन ड्राई एंड वेरी प्लास्टिक and sticky when wet. Therefore, the workability of soil is often limited to very short period of medium वाटर स्टेटस. यानी कि इसमें आप ये वेरी क्या हार्ड हो जाती है, वो सूखने के बाद इतनी हार्ड हो जाती है कि आप ट्रैक्टर में टिलेज वगैरह करना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए इसके लिए एक बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा जिसमें आप अपन इसमें टिलेज प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. However, tillage operation can be performed in the dry season with heavy machinery. Mechanical tillage in the wet season causes serious soil compaction. They are imperfectly to poorly drained. Leaching of soluble weathering products is limited. This is due to the very low hydraulic conductivity. Once the soil has reached its filled capacity, practically no water movement occurs. Flooding can be a major problem in areas with high rainfall. फ्लडिंग क्यों होगी, क्योंकि जो आप मान लो लो परमेबिलिटी हो जाएगी सॉइल की, उसमें पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा, ड्रेनेज हो नहीं पाएगा, तो कन्फर्म है कि वो ऊपर सतह के ऊपर बहेगा. इसलिए फ्लडिंग इज मेजर प्रॉब्लम है ऑफ दी सॉइल्स. और जो ब्लैक सॉइल्स आती है वो वर्टी सॉइल्स के अंदर आती है. फ्लफी पेडी सॉइल्स ये भी छोड़ो. The traditional method of preparing the soil for transplanting rice consists of puddling, which result in sustainable breakdown of soil aggregate into a uniform structureless mass. Puddling की जाती है राइस के अंदर. उसमें क्या होता है, जो सोइल के स्ट्रक्चर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसके बाद में उसमें एक नीचे एक हार्ड लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है, जिससे इन वाटर का परकोलेशन अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं. इसलिए पडलिंग की जाती है, जो पडलर द्वारा की जाती है.
The solid and liquid phases of the soil are thus changed under continuous flooding and submergence of soil for rice cultivation in a cropping sequence of rice as in many parts of Tamil Nadu. अभी रेगुलर राइस की क्रॉस अपन क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो पडलिंग करनी पड़ेगी. अब रेगुलर अगर पडलिंग कर लेंगे उससे फ्लफी सोइल का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर लेस हो जाएगी. वो स्ट्रक्चर तो अपन वैसे ब्रेक कर रहे हैं. इम्पैक्ट ऑफ fluffiness. Sinkling of drought animals and labrarious is one of the problem during ploughing is in rice fields, which is an individual drain of finance for the farmers due to high pulling power needed for the blocks and slow movement of labrarious during the puddling operation. मतलब फाइनेंशियली रूप से ये नुकसानदायक है क्योंकि फार्मर को जैसे पडलिंग कराने के लिए ब्लॉक्स की तो उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि पुलिंग पावर ज़्यादा चाहिए खींचने के लिए उनको, जो भी अपने पडलर या इंस्ट्रूमेंट यूज़ ले रहे हैं. इसके अलावा लेबर जो यूज़ ले रहे हैं वो भी ज़्यादा लेबर चाहिए, तो इसलिए मैं फाइनेंशियली मतलब ये हार्मफुल है. Further, it leads to low bulk density and very rapid hydraulic conductivity, which in turn affect and encourage to the roots and the potential yield of crop is adversely affected. अब आ जाए मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी. इरिगेशन शुड बी स्टॉप 10 days बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ राइस क्रॉप. अपन इसमें क्या करेंगे, जो इरिगेशन है वो राइस की हार्वेस्टिंग करने के लगभग 10 दिन पहले बंद कर देंगे. जिससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर 10 दिन पहले अपन बंद कर देंगे तो जो फल्फीनेस उसमें सोइल में जो फल्फी हो रही है सोइल वो कम हो जाएगी, वाटर थोड़ा इवेपोरेट हो जाएगा, पानी थोड़ा कम हो जाएगा, इससे थोड़ी सोइल सूख जाएगी, इससे अपन लेबर वगैरह का कॉस्ट कम हो जाएगी. After the harvest of rice, when the soil is under semi-dry condition, protector moisture level, compact the field by passing 400 kg stone roller or an empty tar drum filled with 400 kg sand at times. Usually preparatory cultivation is carried out after compaction. Preparatory cultivation का मतलब हो गया जो अपन क्रॉप ग्रो करने से पहले जस्ट हार्वेस्टिंग जस्ट बाद में कर रहे हैं ना, वो उसके बाद प्रिपरेटरी करने के बाद फिर कुछ टाइम बाद अपन सोइंग के लिए जो करते हैं वो आएगा. अब दूसरी आएगी केमिकल प्रॉब्लम सॉइल्स. इसमें पहली है साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स. द साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स अकर इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स है वो मेनली यहाँ पाई जाती है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है. वेयर इवेपोरेशन ग्रेटली एक्सीड प्रेसिपिटेशन, मतलब जहाँ क्या होता है वाटर का लॉस ज़्यादा हो और बारिश कम हो. इवेपोरेशन ज़्यादा होगा नहीं, वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा और प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कम होगी. उन एरिया के अंदर साल्ट अफेक्टेड सोइल का फॉर्मेशन होता है. इट अक्यूमुलेटेड आयन कॉजिंग सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इंक्लूड सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. देखो मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, सोडियम का और ये पोटेशियम का, इनके कौन कौन से क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स एंड बायोकार्बोनेट्स. इससे तो क्या होगा सैलाइन क्लोराइड्स, कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट. द साल्ट अफेक्टेड सोइल्स कैन बी प्राइमरली क्लासिफाइड एज सैलाइन सोइल, सोडिक सोइल. द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सोइल इन इंडिया इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल. अभी डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग बाय, हाँ इस स्टेट में इतना, अपन राजस्थान की बात करते हैं, जैसे राजस्थान में कितना है 180. ये किस में साल्ट अफेक्टेड सोइल्स की अगर अपन बात करते हैं तो हाँ ये देखो साल्ट अफेक्टेड एरिया, साल्ट अफेक्ट केनाल आउटलेट कोस्टल, तो देखो अलग अलग दे रखा है. जैसे राजस्थान, अपने राजस्थान में 138 तो ये मिलियन हेक्टेयर होगा, ये 984 नील. अपने पास कोस्टल एरिया तो है नहीं. अब आती है पहली, देखो साल्ट अफेक्टेड सोइल 3 टाइप की होती है, जैसे इसमें एक दिया नहीं, सैलाइन एल्कलाइन. एक तो सैलाइन होती है, दूसरी एल्कली सॉइल होती है, तीसरी सैलाइन एल्कलाइन सॉइल होती है. अब आता है पहला सैलाइन सॉइल. सैलाइन सॉइल डिफाइंड एज सॉइल हैविंग ए कंडक्टिविटी ऑफ सेचुरेशन एक्सट्रैक्ट ग्रेटर देन द 4 डेसिमल पर मीटर. वे मृदा है जिनके अंदर ईसी, अपने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितने से, 4 डेसिमल पर मीटर से अधिक हो.
एंड ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से कम हो। देखो ये इसमें सैलाइन सोइल में क्या होगा, सिर्फ EC ज़्यादा होगी 4 डेसिसाइमन पर मीटर से, बाकी सब चीज़ें कम होगी। ये 15 से कम होगा ESP। इसके अलावा हाँ ESP 15 से कम होगा, और SAR ऐसे pH भी 15 से या 8.5 से कम होगा। और इन सॉइल्स को क्या बोलते हैं, वाइट एल्कली सॉइल्स, क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर है ना वाइट क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है साल्ट के कारण। क्योंकि साल्ट है ना, जैसे मान लो इवेपोरेशन होगा, वाटर ऊपर ड्रेनेज ठीक नहीं है तो इवेपोरेशन, पानी ऊपर भरा है, अब धीरे धीरे वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा, लेकिन जो साल्ट है वो सॉइल के ऊपर एक क्रस्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब देखो साल्ट अफेक्टेड सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। द प्रोसेस बाय विच द सैलाइन सॉइल फॉर्म्ड इज कॉल्ड सैलिनाइजेशन। साल्ट अफेक्टेड सॉइल का फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैलिनाइजेशन, सालिनाइजेशन। क्या बोलते हैं, सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन। Saline soil occur mostly in arid and semi-arid regions. In arid regions, saline soils occur not only because there is less rainfall available to leach and transport the salt, but also because high evaporation. यानी कि एरिड रीजन्स में जो सैलाइन सोइल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो केवल कम रेनफॉल के कारण नहीं हो रहा है, मतलब बारिश के कम होने के कारण नहीं, इसके बारिश के कम होने के अलावा भी अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है उसके कारण भी हो रहा है। मतलब इसके दो रीजन है, एक तो बारिश का कम होना, दूसरा इवेपोरेशन ज़्यादा होना। We tend further to concentrate the salt in soil and in surface waters. Major production constraints. Presence of salts leads to alteration of osmotic potential of the soil solution. Consequently, water intake by plants restricted and thereby nutrients uptake by plants are also reduced. यानी कि जैसे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे प्लांट्स, रूट्स, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या होगा, पानी वापस उल्टा जड़ से निकलेगा, ना कि अंदर नहीं जा पाएगा, जिसके प्लांट सूख जाएगा, अगर वाटर होते हुए भी प्लांट सूख जाएगा। Therefore, nutrient uptake by plants are also reduced in these soils due to high salt levels. Microbial activity is reduced. Specific ion effects on plants are also seen due to toxicity of ions like chloride, sulfate. ये इसमें आयन पाए जैसे सैलाइन सोइल में क्लोराइड एंड जैसे कि कैल्शियम में मैग्नीशियम के, सोडियम के क्लोराइड एंड सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट, मेनली क्लोराइड एंड सल्फेट ही पाए जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सैलाइन सोइल्स. The reclamation of saline soils involves basically the removal of salts from saline soil through the process of leaching with water and drainage. या तो पर लीचिंग के द्वारा उनको रूट जोन से नीचे भेज सकते हैं पानी भर के, या फिर अपन ड्रेनेज के द्वारा भी अपन उसको निकाल सकते हैं हम। Provision of lateral and main drainage channels of 60 semi deep and 45 semi wide and leaching of salts could reclaim the soils. Subsurface drainage is an effective tool for lowering the water table, removal of excess salt and prevention of secondary salinization for ions like chloride and sulfate. Management of saline soils. The reclamation of saline soils involves basically the removal of salts from the saline soil through the process of leaching with water and drainage. Provision of lateral and main drainage channels of 60 semi deep and 45 semi wide and leaching the salts could reclaim the soils. अपन क्या करेंगे, जैसे कि 60 सेमी तो डीप चैनल्स का फॉर्मेशन करेंगे और 45 सेमी वाइड चैनल्स का, यानी कि जैसे 45 सेमी वाइड होगी और 60 सेमी डीप चैनल्स का फॉर्मेशन करेंगे। उससे क्या, लीचिंग के द्वारा अपन जो साल्ट्स हैं उनको रूट जोन के नीचे लेके जाएंगे। सबसरफेस ड्रेनेज इज एन इफेक्टिव टूल फॉर लोअरिंग द वाटर टेबल.
सब सरफेस अगर अपन ड्रेनेज करेंगे तो वो क्या वाटर टेबल को लोअरिंग करने के लिए इफेक्टिव टूल के रूप में काम करेगा। रिमूवल ऑफ द एक्सेस साल्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी सेलिनाइजेशन, यानी कि दोबारा सेलिनाइजेशन नहीं होने देगा एक तो, और दूसरा साल्ट्स को रिमूव करेगा। अब आता है इरिगेशन मैनेजमेंट, प्रोपोर्शनल मिक्सिंग ऑफ गुड क्वालिटी वाटर विथ सैलाइन वाटर एंड देन यूजिंग फॉर इरिगेशन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी। ये अपने पढ़ा था ब्लेंडिंग ऑफ वाटर, वही है। अपन गुड वाटर के साथ क्या करेंगे, जो पोर क्वालिटी वाटर या जो सैलाइन वाटर है उसको मिक्स करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे, इससे सैलिनिटी का जो इफेक्ट है वो कम होगा। अल्टरनेट फरो इरिगेशन फेवर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट देन फ्लडिंग, फ्लडिंग की अपेक्षा अगर आप अल्टरनेट फरो इरिगेशन कर रहे हैं, यानी कि एक बार सही पूर वाटर, एक बार सैलाइन वाटर, एक बार गुड वाटर, एक बार सैलाइन वाटर, एक बार गुड वाटर, ऐसे आपको अल्टरनेट रूप से इरिगेशन करनी है। ड्रिप स्प्रिंकलर एंड पिक्चर इरिगेशन हैव बीन फाउंड टू बी मोर एफिशिएंट देन द कन्वेंशनल फ्लड इरिगेशन मेथड सिंस रिलेटिवली लेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड अंडर दिस इम्प्रूव्ड मेथड्स। अब इससे पहले फ्लडिंग द्वारा इरिगेशन की जाती थी, उसमें क्या बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अभी क्या ड्रिप एंड स्प्रिंकलर या पिक्चर इरिगेशन का मतलब उसमें होता है एक मिट्टी से बना हुआ कोई पात्र रहता है जो मिट्टी से बना हुआ, उसमें क्या वाटर उसके नीचे छेद करके उसको सोइल के अंदर दबा के फिर उसमें पानी भर दिया जाता है, उससे वो धीरे धीरे पानी बाहर निकलता रहता है, पानी उसमें भर के, इसे पिक्चर इरिगेशन कहते हैं। या विदाउट होल भी पर रख सकते हैं उसको, धीरे धीरे मिट्टी में से पानी निकलता रहेगा हल्का हल्का बार, बाकी होल करके रख सकते हैं। fertilizer management, addition of extra dose of nitrogen to the tune of 20 to 25% of recommended level will compensate the low availability of nitrogen in these soils। अब जो saline affected soils होती है उसमें क्या होता है, अपन को 20 से 25% जो नाइट्रोजन का लेवल उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा अवेलेबिलिटी कम होती है नाइट्रोजन की। addition of organic manures like FIM compost, it is help in reducing the ill effect of salinity due to release of organic acid produced during decomposition। अब ऑर्गेनिक मैटर अगर अपन सोइल में ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो ये अपन ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, इससे क्या होगा सोइल का पीएच डाउन होगा। ग्रीन मैन्यूरिंग करेंगे, सनैम, डेचा, कोलिंगी एंड और ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। देखो इसमें ग्रीन मैन्यूरिंग 2 टाइप्स की होती है, एक तो जहाँ है वहीं जैसे क्रॉप को ग्रो किया उसे वापस उसमें मिला दिया प्लाविंग द्वारा, एक होता है ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। अपन को क्या है जैसे बाहर अपने पास ऐसा कोई अपन क्रॉप ग्रो नहीं करनी लेकिन ग्रीप लीफ मैन्यूरिंग करनी है, तो क्या करेंगे जैसे ट्रीज वगैरह उनकी लीफ इकट्ठी करेंगे फिर उसको फील्ड में मिलाएं ऊपर लगा के उसे, यानी कि प्लाउ द्वारा या एरो द्वारा मिक्स कर देंगे। अब आ गया क्रॉप चॉइस एंड क्रॉप मैनेजमेंट। Crop are to be chosen based on soil salinity level. The relative salt tolerance of different crop is नीचे दिया गया है। Relative tolerance of crops to salinity, पहला plant species, ठीक है, threshold salinity, plant species threshold salinity। अब आप जैसे फील्ड क्रॉप्स है उसमें पहला मान लो कॉटन आ गई, तो कॉटन के लिए कितनी होनी चाहिए 7.7 डेसिमन पर मीटर। टोमेटो वेजिटेबल टोमेटो के लिए 2.5 डेसिमन पर मीटर, यानी इतनी ये टॉलरेंस कर सकती है। ऐसे ही अपन जैसे शुगर बीट में 7 होना चाहिए, सोरगम में 6.8, वीट में 6, सोयाबीन में 5, ग्राउंड में 3.2, राइस में 3, मेज में 1.7, शुगर कैन में 1.7, कैबेज में 1.8 हो गया, पोटैटो 1.7, ऑनियन में 1.2, कैरेट में 1, फ्रूट्स की बात करें सीट्रस में 1.7 हो जाएगा। आ गया सोइल एंड कल्चरल मैनेजमेंट, प्लांटिंग द सीड इन द सेंटर ऑफ द रेज बेड and ridge may affect the germination as it is the spot of greatest salt accumulation। Planting the seed in the center of the raised bed and ridge may affect the germination as it is the spot of greatest salt accumulation। जो सेंटर होता है वहाँ सबसे ज़्यादा साल्ट का एक्यूमुलेशन होता है, तो अपने को वहाँ से अवॉइड करना पड़ेगा अगर हम सोइंग करते टाइम। A better salinity control can be achieved by using sloping beds with seed planted on the sloping side just above the water line। इसमें क्या करेंगे जैसे अपने को जैसे मान लो ये है, ये अपना बेड है,
इसमें क्या होगा, ये जगह यहाँ सबसे ज़्यादा साल्ट का एक्यूमुलेशन होगा ऊपर की तरफ। अपन क्या करेंगे, स्लोपी बेड बनाएंगे। अगर यहाँ जैसे यहाँ वाटर टेबल है यहाँ तक है, तो अपन इससे जस्ट ऊपर यहाँ तक अपन सीड को सोविंग करेंगे। जिससे क्या होगा, सैलिनिटी का हैजार्ड कम होगा, क्योंकि वहाँ सैलिनिटी कम है यहाँ कंपेयर टू यहाँ। इसे कुछ हद तक बचाव किया जा सकता है। Alternate furrow irrigation is advantageous as the salt can be displaced beyond the single seed row. Application of straw mulch had been found to curtail the evaporation from soil surface, resulting in the reduced salt concentration in the root zone profile within 30 days. अब आता है एल्कलिया सोडिक सोइल। पहले अपन ने साल्ट पेट्रेट सोइल में पहले सैलाइन सोइल पढ़ी, ठीक है। अब एल्कलिया सोडिक सोइल्स। एल्कलिया सोडिक सोइल्स इज डिफाइंड एज a soil having a conductivity of the saturation extract less than 4 डेसिमल per meter। अब देखना इसमें ये कम होगा, EC कम होगी, बाकी सब ज़्यादा होगा। ESP 15 से ज़्यादा होगी, SAR 13 से ज़्यादा होगा। इसमें यहाँ लिख देता हूँ, इसमें जो EC होगी वो होगी अपने 4 डेसिमल पर मीटर से कम होगी, और इसके अलावा जो SAR है वो 15% से अधिक होगा। RSC है, सॉरी ये SAR नहीं, ESP है। ESP 15% से कम होगा, SAR होगा वो 13 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और pH होगा वो भी 8.5 से लेकर 10 तक होगा। एंड एक्सचेंजेबल, देखो लिख रखा है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ग्रेटर देन 15, द pH इज यूजुअली 8.5 to 10। मोस्ट एल्कली सोइल पर्टिकुलरली इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। इन द प्रोफाइल ऑफ सम form and constant hydrolysis of calcium carbonate sustain the release of OH minus ions in the soil solution. The OH minus ion hydroxyl ions so released result in the maintenance of higher pH in calcareous soil, alkali soil than that in non calcareous alkali soil। जो कैलकेरियस सोइल क्या होती है, कैलकेरियस सोइल होती है जिसमें 15% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, वो कैलकेरियस सोइल कहलाती है। एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ सोइल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ESP इन डिफरेंट सोइल्स। यानी अपन यहाँ देखेंगे ESP यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज के कारण डिफरेंट सोइल्स में प्रोडक्टिविटी में कितना लॉस होता है। ESP लॉस इन प्रोडक्टिव परसेंटेज अप टू 5, अगर 5 तक ये % तक ESP है तो वहाँ तक कोई अपने लॉस नहीं होगा। 5 to 15 तक होगी तो होगा, सॉरी ये एक मिनट हाँ, ESP 5 अप टू 5 5 तक होगी तो कोई इसमें एल्यूवियम सोइल अपनी वहाँ कोई लॉस नहीं होगा, और ब्लैक सोइल में 10 तक कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ 5 to 15 तक या होती है, यहाँ लेस देन 10 होगी, और इसमें 10 to 25 होगी। इसमें 10 to 25, 25 to 50, और इसमें 25 to 50 और 50 से मोर देन। मतलब जैसे आप देखोगे ब्लैक सोइल होती है उसमें ESP ज़्यादा होती है, सोडियम की मात्रा कंपेयर टू वो ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा लॉस होता है। अब आ गया फॉर्मेशन। सोइल कोलाइड्स एड्जॉर्ब द रिटेन कैटाइंस ऑन देयर सरफेसेस। कैटाइन एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एक तो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब अपने अंदर ले लेना, एड्जॉर्प्शन उसकी सतह के ऊपर जाके चिपक जाना। Adsorption occurs as a consequence of the electrical charges at the surface of the soil colloids। अब इसमें क्या होता है, एल्कली सोइल में जो सोइल सोडियम होता है, सोडियम आयन क्या होता है, सोडियम आयन जो क्ले का पार्टिकल है, जैसे मान लो ये क्ले पार्टिकल, इस पे क्या होगा, सोडियम आयन आके चिपक जाएगा, ठीक है। While adsorbed cations are combined chemically with the soil colloids, they may be replaced by other cations that occur in the soil colloids. While adsorbed cations are combined chemically with the soil colloids, ये सेम हो गया। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर द प्रिंसिपली कैटाइंस फाउंड इन द सोइल सॉल्यूशन। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो एल्कली सोइल है उसमें मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन जो एल्कली सोइल होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम तो मेनली सोइल में पाए जाने कैटाइंस है,
लेकिन जो अपनी एल्कली सोइल है उसके अंदर सोडियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट मेनली पाए जाते हैं. When excess soluble salts accumulate in these soils, sodium frequently becomes dominant cations in the soil solution, resulting alkali soils are formed. Major production constant. Exchangeable sodium in alkali soils affect both the physical and chemical condition. अभी क्या होगा, सोडियम होता है जो हाईली डिप्लोक्लेटेड होता है, मतलब कि सोइल की कंडीशन यानी कि स्ट्रक्चर को ये खराब कर देता है. डिस्पर्सन ऑफ सोइल कोलाइड्स होगा, स्पेसिफिक आयन इफेक्ट रहेगा. रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सोडिक सोइल्स. पहला फिजिकल एमिलियोरेशन. This is not actually remove sodium from exchange complex, but improve physical condition of soil through improvement in filtration and aeration. The commonly followed physical methods include deep plowing is adopted to break the hard pan developed at the subsurface due to sodium and improving free movement water. These also help in improvement of aeration. Providing drainage is also practiced to improve aeration and to remove further accumulation of salt at root zone. मतलब रूट जोन के अंदर है, आप ड्रेनेज अच्छा होगा तो क्या होगा, जो रूट जोन में साल्ट का या सोडियम का आयन का एक्यूमुलेशन रहा वो नीचे चले जाएंगे तो उसे कम हो जाएगा उनका इफेक्ट. सैंड फिलिंग विथ रिड्यूस हैवीनेस ऑफ द सोइल. अगर अपन सैंड मिक्स करेंगे उसमें तो जो हैवीनेस ऑफ सोइल की क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है तो हैवीनेस होती है तो कम हो जाएगी मिक्सर के कारण, और ड्रेनेज और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा सोइल का. प्रोफाइल इन्वर्जन. Inverting the soil soil benefit in improvement of physical condition of soil as that of deep plowing. Chemical amelioration. Reclamation of alkali or sodic soil requires neutralizing of alkalinity and replacement of most of the sodium ions from the soil exchange complex by the more favorable calcium ions. अब इसमें क्या होगा, जो क्ले कॉम्प्लेक्स में क्या सोडियम पाया जाता है उसके कारण सोडिसिटी होती है, सोडिक सोइल का फॉर्मेशन होता है. अपन इसमें क्या करेंगे, जिप्सम मिलाएंगे, जिससे जो जिप्सम का कैल्शियम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O. जो कैल्शियम आयन है वो सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा, जिससे क्ले के कॉम्प्लेक्स पे कैल्शियम आयन चिपक जाएगा और सोडियम सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, और जो लीचेबल होता है, जो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट का निर्माण करेगा जो लीचेबल हो जाएगा. This can be accomplished by the application of chemical amendments that directly or indirectly furnish or mobilize divalent cations, usually Ca+2, for the replacement of sodium from the exchangeable complex of the soil. Followed by leaching to remove soluble salt and other reactions products. The chemically amendments can be broadly grouped as followed. डायरेक्ट कैल्शियम सप्लायर्स. जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट या फॉस्फोजिप्सम etc यूज ले सकते हैं अपन, जैसे जिनमें डायरेक्ट कैल्शियम सप्लाई हो रहा है अपने मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज लेता है जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट या फॉस्फोजिप्सम भी यूज ले सकते हैं. इनडायरेक्ट कैल्शियम सप्लायर्स एलिमेंटल सल्फर हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, पायराइट्स हो गया, या FeSO4 हो गया. अमंग देम जिप्सम इज बाई फार द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल अमेंडमेंट. कैल्शियम कार्बोनेट इज insoluble in nature, which of no use in calcareous sodic soils but can be used in non-calcareous sodic soils. Since pH of these soils are low at surface and favoring solubilization of calcium carbonate, some of indirect suppliers of calcium via the elemental sulfur, sulfuric acid, iron sulfate etc. ये आ गया अदर सोर्सेज में, आ गया डिस्टिलरी spent was. Distillery spent was is acidic with considerable quantity of magnesium. इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा. अपन अभी पहले ले रहे थे उनमें कैल्शियम ले रहे थे जो सोडियम आयन को रिप्लेस कर रहा था, बट इसमें मैग्नीशियम पाया जाएगा. अबाउट 2 लाख लीटर्स ऑफ डिस्टिलरी स्पेंट वॉश कैन बी एडेड. जहाँ पर ना जिसमें अबाउट 2 लाख लीटर्स ऑफ डिस्टिलरी स्पेंट वॉश कैन बी एडिडेड टू एन एकड़ ऑफ सोडिक soil in summer months. Natural oxidation is induced for a period of 6 weeks with intermittent plowing once in a month. In the second month, fresh water may be
irrigated and drained. Such a treatment reduce the pH and exchangeable sodium percentage. इसमें मैंने तो क्या जाना रखना कि ये एक प्रकार का वॉश वाटर है, वो वॉश यानी लिक्विड है एक प्रकार का, जो अपन 2 लाख पर लीटर के डिस्टिलरी स्पेंट वॉश कैन बी एडेड इन 1 एकड़ सॉइल के अंदर। 1 एकड़ सॉइल के अंदर अपन 2 लाख लीटर डिस्टिलरी स्पेंट वॉश अगर ऐड करेंगे तो उससे समर मंथ के अंदर, तो उससे क्या होगा, नेचुरल ऑक्सीडेशन इज इंड्यूस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 वीक। 6 वीक के लिए क्या होगा, नेचुरली ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा। उससे क्या होगा, विथ इंटरमिटेंट प्लाविंग वंस इन ए मंथ, और इसमें एक मंथ में एक बार प्लाविंग कर देनी चाहिए। इन द सेकंड मंथ, फर्स्ट मंथ में प्लाविंग करेंगे, सेकंड मंथ फ्रेश वाटर में बी इरिगेटेड एंड ड्रेन्ड। सेकंड मंथ फ्रेश वाटर ऐड करेंगे, उसे ड्रेन कर देंगे। सच ए ट्रीटमेंट रिड्यूस द पीएच एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। डिस्टिलरी इफ्लुएंट, डिस्टिलरी इफ्लुएंट कंटेन्स मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। बिकॉज ऑफ हाई साल्ट कंटेंट इट कैन बी यूज्ड वन टाइम एप्लीकेशन टू फेलो लैंड्स। About 20 to 40 tons per hectare of distillery effluent can be spread uniformly on the fallow land. It should not be allowed for complete drying over a period of 20 to 30 days. The effluent applied field has to be thoroughly plowed 2 times for the oxidation and mineralization of organic matter. Pulp and paper mill effluent, ये भी इसमें यूज लिया जाता है। अब आपको इतना को करने की जरूरत नहीं है। क्रॉप चॉइसेस, हाँ ये है क्रॉप चॉइसेस कि आप जैसे रेजिस्टेंस क्रॉप भी अपन को चॉइस करनी है, जो इसके लिए टॉलरेंस शो करती है साल एल्कलिनिटी के लिए। राइस सबसे एल्कलिनिटी टॉलरेंस शो करती है। राइस इज परफेक्ट क्रॉप इन एल्कली एंड सोडिक सॉइल एज इट कैन बी ग्रो अंडर सबमर्जेंस, कैन टॉलरेंट fair extent of ESP and can influence several microbial process in the soil. Agroforestry systems like silviculture, silvipasture, etc. can improve the physical and chemical properties of the soil along with additional return on long-term basis. Some grasses like paragrass and cynodon, dactylon, Bermuda grass, etc. has been reported to produce 50% yield at ESP level about 30. अगर अपने पास जैसे 30% से भी अगर ESP है, उस भी कंडीशन के अंदर जैसे बरमुडा घास है, पारागास है, इसके 50% तक yield अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये सोडिसिटी के अकॉर्डिंग, टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट रेंज है। जैसे 2 से लेकर 10% तक अगर ESP हो तो उसमें डेज फ्रूट्स, नट्स, सिट्रस, एवोकाडो आदि ग्रो कर सकते हैं। अगर 10 से 15% अगर अपने पास सोडिसिटी ESP है, उसके अंदर सेप्लोर, ब्लेग्राम, पीस, लेंटिन, पीजेंपी आदि ग्रो कर सकते हैं। फिर आते हैं 16 to 20 में अगर अपने पास ESP है तो चिकपी एंड सोयाबीन ग्रो कर सकते हैं। 20-25% अगर ESP है तो क्लोवर, ग्राउंडनट, काउपी, पर्मलेट एंड ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद अगर 25 to 30% अगर ESP है, उसमें अपन लिनसीड, गार्लिक, क्लस्टर बीन आदि ग्रो कर सकते हैं। फिर 30 to 50% अगर ESP है तो उसमें ओट, मस्टर्ड, कॉटन, व्हीट एंड टोमेटो ग्रो कर सकते हैं। 50 to 60% एल्कलिनिटी के अंदर अपन बीट्स, बार्ली एंड सेसवानिया ग्रो कर सकते हैं। और 60 to 70% अगर ESP हो उसमें राइस ग्रो किया जाता है। इसलिए राइस मैक्सिमम टॉलरेंस शो करता है अगेंस्ट एल्कलिनिटी। Relative yield are only 50% of the potential in respective solidity ranges. मतलब कि जैसे रिलेटिव यील्ड जो होगी वो 50% ही होगी नॉर्मल यील्ड की। इन अपन जो अपने पढ़ी है ना, ये कंप्लीट 100% यील्ड नहीं आएगी। जैसे मान लो 60 to 70% ESP अपन राइस ग्रो कर रहे हैं तो 100% नहीं आएगी, 50% यील्ड ही आएगी उसमें, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। रिलेटिव टॉलरेंस ऑफ फ्रूट ट्रीज इन टू सोडिसिटी। पहला हाई के अंदर बेर, इसमें 40-50% होगा ESP। बेर, टैमरिंड इमली हो गई, टैमरिंड इमली हो गई, सपोटा हो गया, वुड एप्पल हो गई, डेट पाम हो गया। मीडियम में आती है 30 to 40% में पोमग्रेनेट आ गया। लो में 20-30% में ESP में गवावा, लेमन ग्रेप आ गया। सेंसिटिव में 20% में मैंगो, जैकफ्रूट, बनाना आदि आ गया। अब अपने सैलाइन, एल्कली या सोडिक सॉइल्स। सैलाइन, एल्कली ये दोनों का मिक्सर है। इसमें EC भी ज़्यादा होगी 4 डेसिमल पर मिनट से, ESP भी ज़्यादा होगी 15% से, ठीक है। pH भी वेरिएबल होगा, अपन वेरिएबल pH होता है इसके अंदर। आपके 8.5 से मोड मास तो डिपेंड ऑन साल्ट करता है
कि सोडियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट तो 8.5 से ज़्यादा होगा, अगर सोडियम मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट है तो उसमें 8.5 से कम होगा। बाकी इसमें ये देखो ECV 4 डेसिमल पर मिनट से अधिक होगी, ये ESP 15% से अधिक होगी। ये याद करने का तरीका है कि इसमें सब अधिक ज़्यादा होगा, ये जरूर अवेलेबल होगा, इसमें ये याद रखना आप। फॉर्मेशन, these soils are as a result of the combined processes of salinization and alkalinization। यानी इसमें दोनों है, सैलिनाइजेशन सैलाइल, इससे सैलाइन सोइल का फॉर्मेशन होता है, इससे एल्कलाइन सोइल का फॉर्मेशन होता है, इसमें दोनों का मिक्सर है, ये दोनों का सोइल है। इफ द एक्सेस सोल्यूबल साल्ट ऑफ दीज सोइल्स आर लीच्ड डाउनवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सोइल्स में चेंज मार्केडली एंड बिकम सिमिलर टू दीज दोज ऑफ सोडिक सोइल्स। मैनेजमेंट ऑफ ये अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अपनी लगभग नेक्स्ट क्लास में अपना कंप्लीट कोर्स हो जाएगा इसका। तो थैंक यू दोस्तों, आगे आप क्लासेस रेगुलर लेते रहना। थैंक यू।